बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं नवीद ख़ान कराची लियारी से सोचा आज एक छोटा टॉपिक मगर बड़ा अहम टॉपिक है, तो उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये वो टॉपिक है, वो मसला है जो दुनिया के हर ब्रीडर को, छोटा हो या बड़ा हो, नया हो या पुराना हो, तकरीबन तमाम ब्रीडर्स ने इसको फेस किया है, मुझ समेत। डेड इन शेल। डेड इन शेल एक ऐसी चीज़ है जो हर फैंसियर को उसका सामना करना पड़ता है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। मैं अपने तजुर्बे के मुताबिक कुछ किताबें पढ़ी, कुछ अपने उस्ताद से सीखा, कुछ फॉरेन ब्रीडर से भी बातचीत चलती रहती है सोशल मीडिया के थ्रू। तो उनको मद्देनज़र रखते हुए एक छोटा सा खुलासा पेश करने की कोशिश करूँगा। तो इनकी वजूहात और इनका हल, मेरी नज़र में जो सबसे बड़ी वजह है वो इन ब्रीडिंग है। इन ब्रीडिंग को अगर आसान अल्फाज में कहा जाए तो आपस में जो रिलेटिव्स हैं उनको आपस में ब्रीड नहीं कराया जाए। तो ये बड़ी बेसिक वजह है। जब रिलेटिव्स आपस में ब्रीड होते हैं तो उसका सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है, जेनेटिक एक एरर इशू होता है जेनेटिकली, जो कि बाद में जाके जो अंडा या बच्चा होता है उसमें वो जेनेटिकली एरर की वजह से वो बहुत कमज़ोर होता है। उसका जो एम्ब्रियो होता है वो बहुत कमज़ोर होता है, तो बच्चा बनने से पहले ही डेड इन शेल हो जाता है। अब इसका हल क्या है? तो इसका आसान सा हल है कि आपस में जो रिलेटिव्स बर्ड है, सिबलिंग्स हैं, उनको आपस में ब्रीड ना कराया जाए। ये इसका आसान हल है। जबकि पॉइंट नंबर 2 की तरफ आते हैं। पॉइंट नंबर 2, विटामिन की कमी। जैसा कि हमें पता है कि बर्ड्स को एक मुकम्मल विटामिन चाहिए होते हैं, मुकम्मल खुराक चाहिए होती है जिससे बर्ड ब्रीड अच्छी करता है। तो मल्टीविटामिन की कमी की वजह से जब हम बर्ड को अच्छी खुराक नहीं देते हैं, एग फूड हो गया, सॉफ्ट फूड हो गया, सोक सीड्स हो गए, ताज़ी सब्जियां हो गई, जब ये चीज़ हम बर्ड्स को प्रोड्यूस नहीं करते तो ज़ाहिरी बात उनमें कैल्शियम की भी कमी होती है, विटामिन की भी कमी होती है, जिसकी वजह से जो अंडा बनता है, अगर उसमें बच्चा बन भी जाता है ना तो वो कमज़ोर होता है, या तो वो हैच होने से पहले मर जाता है या फिर वो डेड इन शेल हो जाता है। तो इसका एक आसान सा हल यही है कि बर्ड को अच्छी खुराक दें, अच्छे मल्टी विटामिन्स दें। विटामिन्स आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनली, लोकली हर तरह के विटामिन्स अवेलेबल है इजीली। कराची में भी अवेलेबल है, लाहौर में भी अवेलेबल है। तो आप एक अच्छे विटामिन्स का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो ताज़ी सब्जियां होती हैं, जो मौसमी सब्जियां होती हैं, जिस तरह सर्दी में हम पालक, मेथी, गाजर और चुकंदर का यूज़ करते हैं, ये अपने बर्ड्स को रेगुलर नहीं तो हफ्ते में 2 से 3 दिन आप अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड की तरह इसको ज़रूर दें। जब आप ये चीज़ें बर्ड को प्रोवाइड करेंगे, बर्ड सेहतमंद होगा। जब बर्ड सेहतमंद होगा तो उसका सारा सिस्टम जो होगा वो अच्छा होगा, तो वो ब्रीड भी अच्छी करेगा, डेड इन शेल भी नहीं होगा। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। मेरी नज़र में जो तीसरा पॉइंट है वो एक आपको अजीब ज़रूर लगेगा मगर ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है, बॉक्स का साइज़। अक्सर औकात मैंने देखा है, मेरे दोस्त हैं, अक्सर शेड पे जाता हूँ, किसी ने बहुत बड़े बॉक्स लगाए होते हैं, किसी ने बहुत छोटे बॉक्स लगाए होते हैं। बड़े बॉक्स का ये इशू है, जब बड़ा बॉक्स होता है तो बर्ड एक जगह लेइंग करता है, तो बड़े बॉक्स की वजह से जो अंडे हैं ना वो एक जगह इकट्ठे नहीं हो पाते। जब अंडे इकट्ठे नहीं हो पाते तो वो इंक्यूबेट सही नहीं होते हैं। तो इसका एक आसान सा हल है मेरी नज़र में कि आप एक जो कमर्शियल बॉक्स का साइज होता है, ना ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो। तो ये भी बहुत बड़ी वजह है डेड इन शेल की। इसके अलावा जो चौथा पॉइंट मेरी नज़र में है, जो नेस्टिंग मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग इस्तेमाल करते हैं लोग। कोई कूची का इस्तेमाल करता है, मैं बेसिकली कूची का इस्तेमाल करता हूँ। लोग गधा घास भी इस्तेमाल करते हैं। तो नेस्टिंग मटेरियल अगर आपकी गंदी हो जाए ना तो उससे देखें, जब नेस्टिंग मटेरियल गंदी होगी आपको पता है किस कदर अंदर माइट्स वगैरह भी हो जाती हैं, बैक्टीरिया भी डेवलप होते हैं। वो जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं गंदे नेस्टिंग मटेरियल, उसकी वजह से भी डेड इन शेल हो जाता है।
तो इसका आसान सा हल है कि आप देखें, इसको ऑब्जर्व करें कि कब आपकी नेस्टिंग मटेरियल अगर इस काबिल है कंटिन्यू करने पे, तो अगर हैचिंग नहीं भी हुई है तो भी आप अंडों को साइड पे रख के आराम से आप नेस्टिंग मटेरियल चेंज करके रख दें। ये मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है। कोई बर्ड ये नहीं कि वो अंडों पे दोबारा नहीं बैठेगा, वो अंडों पे दोबारा बैठ जाता है। इसके अलावा नेस्टिंग मटेरियल जो है आप उसको हर क्लच के बाद तो लाजमी चेंज करें। अगर आपका क्लच खत्म होने के बाद अगर आपका साफ भी है ना नेस्टिंग मटेरियल, फिर भी उसको चेंज लाजमी करें। पांचवा रीजन जो मेरी नज़र में मुझे लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की मिकदार का ज़्यादा होना, ये भी डेड एंड शेल के एक वजूहात में से आता है। जब हम बर्ड को एक्स्ट्रा कैल्शियम देंगे तो जाहिर बात है ये जो एग है ये कैल्शियम से ही डेवलप होता है। जब हम एक्स्ट्रा डोज देंगे, एक्स्ट्रा डोज कैल्शियम में देंगे, तो जो अंडा आता है वो उसका शेल बड़ा हार्ड होता है। तो बेसिकली फिर जो अंडा हैचिंग का टाइम आता है ना, तो उस हार्ड शेल की वजह से वो बच्चा हैच नहीं हो पाता है और अंदर ही मर जाता है। तो इसका आसान हल यही है कि आप एक मुतवाजिन ग़िज़ा रखें बर्ड की। ये ना हो कि आप 3 बंदों को अगर फॉलो कर रहे हैं, उनके अलग अलग मेथड है, तो आप तीनों को इकट्ठा करके उनको देंगे। एक मुतवाजिन ग़िज़ा रखें, आप किताबें पढ़ें और यूट्यूब पे देखें, कहीं भी देखें, एक बर्ड की मुतवाजिन ग़िज़ा के मुताबिक उसको आप ग़िज़ा दें। इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। इसके अलावा एक और पॉइंट आ जाता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी एक ऐसी चीज़ है, बेसिकली मुझे इस पे ट्रस्ट नहीं है, मैं इसको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेता। तो असल में लोग इसको सीरियस इसलिए लेते हैं ह्यूमिडिटी को, क्योंकि उनको बाकी जो वजूहात होती है ना, जिस तरह मैंने थोड़ी सी बताई, आगे भी बताऊंगा, उन वजूहात की लाइलमी की वजह से लोग मेन फोकस करते हैं ह्यूमिडिटी पे। तो लोग कहते हैं अक्सर कि ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए वेंटिलेशन खुली की जाए। अरे देखिए मेरी बात सुने, अगर वेंटिलेशन जितनी ज़्यादा होगी, अगर हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा है और आपकी वेंटिलेशन भी ज़्यादा है, तो वो हवा का नमी का तनासुब आपके शेड में मज़ीद ह्यूमिडिटी को बढ़ाएगा। तो इस साल मैंने ह्यूमिडिटी मीटर भी नहीं रखा अपने रूम में, सिर्फ इसी वजह से कि लोग लेते हैं, बट फैक्ट है कि लोग कहते हैं कि ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना चाहिए। मेरी नज़र में कुदरत ने परिंदे को सेंस दी है, मैंने अपनी आंखों से ये चीज़ देखी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कम ह्यूमिडिटी में भी मेरे पास बच्चे हैच भी हुए हैं और इसके अलावा वो ग्रो भी हुए हैं। तो मैंने ये चीज़ नोट की, ऑब्जर्व की कि जब ह्यूमिडिटी बहुत लो होती थी तो बर्ड जो है अपने आप को गीला, मादी को मैंने देखा है, मतलब 1 घंटे में 3 बार वो खुद को गीला करके अंडों को इंक्यूबेट करती थी। तो कुदरत ने उनको एक सेंस दिया है बर्ड को, वो सर्दी गर्मी में एडजस्ट कर लेते हैं। फिर भी आइडियली जो ह्यूमिडिटी कहा जाता है, जो आर्टिकल्स में बड़े ब्रीडर्स कहते हैं 60 to 65 जो ह्यूमिडिटी है ये आइडियल है। लोग ह्यूमिडिफायर यूज़ करते हैं, मैंने कभी यूज़ नहीं किया और इंशाल्लाह ना कभी करूँगा। हर किसी का एक अपना कॉन्सेप्ट होता है। तो मैं फिर भी जिक्र करना लाजमी था, क्योंकि ह्यूमिडिटी को लोग वैल्यू देते हैं, मगर मेरी नज़र में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसके अलावा अगर अगले पॉइंट की तरफ आए तो वो है पिछले जो क्लच के बच्चे होते हैं बॉक्स पे होना। तो जो पिछले क्लच के जो बच्चे बॉक्स में होते हैं उससे बड़ा इफेक्ट पड़ता है डेड एंड शेल होने में, क्योंकि वो थोड़े बड़े हो जाते हैं। अगर वो मादी दोबारा ब्रीड कर जाती है, इनके बड़े बड़े नाखून हो जाते हैं, ये अंदर रोल करते हैं अंडों को। तो इससे मेरी नज़र में ये भी एक फैक्ट है कि जो पिछले क्लच के बड़े सेल्फ बच्चे होते हैं, लोग अक्सर इसको सुस्ती की वजह से उनको अलग नहीं करते या जगह ना होने की वजह से अलग नहीं करते। तो मेरी नज़र में ये एक बड़ा अहम पॉइंट है जिसकी वजह से वो बच्चे जो हैं अंडों को रोल करते हैं या उनसे खेलते हैं या बाहर आने जाने में उनको टच लग के अंडा टूट जाता है, इसकी वजह से डेड एंड शेल हो जाता है। तो इसका हल बिल्कुल आसान हल है, जैसा कि सवाल में ही इसका जवाब है कि जब बच्चे सेल्फ हो जाएं, आप बच्चों पे नज़र रखें, आप देखें बच्चे सेल्फ हो गए हैं तो उनको यूजुअली 45 से 50 दिन का टाइम लगता है एक बर्ड को खुद खाने में ना, पैदाइश से लेके मेरे अंदाजे से 50 दिन लगते हैं।
तो उसके बाद भी अगर आप बर्ड को वहीं रखेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह, इसलिए ऑब्जर्व करें, नजर रखें, जैसे ही सेल्फ हो उनको फौरन सेपरेट कर लें ताकि जो नेक्स्ट क्लच है उसके अंडे खराब होने से बचा जा सके। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। अगला पॉइंट मेरे ख्याल से छोटी उम्र में बर्ड को ब्रीड कराने से भी डेड एंड शेल का मसला आता है, बल्कि बहुत सारे मसाइल आते हैं। फॉरेन ब्रीडर्स की अगर बात की जाए तो वो तो कहते हैं 18 माह मतलब 1.5 साल के बाद बर्ड को ब्रीड पे लगाया जाए, मगर पाकिस्तान में मेरे समेत किसी से सब्र नहीं होता। तो मैक्सिमम मेरी नज़र में 1 साल का बर्ड हो जाए तो उसके बाद ब्रीड पे लगाना चाहिए, मगर मैंने 10 महीने के बर्ड से भी ब्रीड ली है, इवन 8 महीने के बर्ड से भी ब्रीड ली है। परेशानी तो आती है, शुरू के क्लच खराब हो जाते हैं, मगर इसका जो प्रॉपर वे है, कम से कम गोरे तो 1.5 साल कहते हैं, मगर 1 साल में बर्ड की जो बॉडी स्ट्रक्चर है, अंदर से इसकी जो इम्यूनिटी है वो इस काबिल हो जाती है कि वो लेइंग भी करता है, फिर उसको संभालना भी आ जाता है। तो ये मेरी नज़र में अभी वजह है कि छोटी उम्र में हम ब्रीड पे लगा देते हैं। और इसका आसान सा हल ये है कि अगर आप में होल्ड पावर है तो आप होल्ड करें, अच्छी फ्लाइट दें, बर्ड की सेहत अच्छी होगी तो कम से कम 1 साल बाद अगर आप उसको ब्रीड पे लगाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा अक्सर देखा गया है, मैंने अक्सर अपने दोस्तों को अपनी आंखों से देखा है, इसका ताल्लुक भी ह्यूमिडिटी से ही आ जाता है। जब ह्यूमिडिटी बहुत कम हो जाती है तो लोग जो है, मैंने देखा है, अंडों को पानी में डबोते हैं या उनको पानी गीला करते हैं, उसके बाद अंडों को रखते हैं। देखिए, अंडों के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, आपके हाथों में 100 तरह के जरासीम होते हैं, तो जाहिर बात है आप अंडों को उठाएंगे, आपके हाथ में कोई जरासीम है वो उसको लगेगा, वापस रखेंगे तो इससे भी डेड एंड शेल होने का खतरा होता है। मैं वही बात दोबारा करूंगा कि आप बार बार अंडों को इस तरह चेक ना करें, ह्यूमिडिटी की वजह से आप अंडों को गीला ना करें, उसे कुदरत के निज़ाम पे छोड़ दें, इंशाल्लाह अच्छा होगा। इसके अलावा अगर मज़ीद आगे चलते हैं तो जो बर्ड की एक्सरसाइज है, प्रॉपर एक्सरसाइज, देखें बर्ड जो है खुले में रहने के आती हैं, हम लोग उनसे केज में ब्रीड लेते हैं, तो मेरी नज़र में जो छोटे केजेस में ब्रीड ली जाती है वो भी एक बड़ी रीज़न है डेड एंड शेल की, क्योंकि जब छोटे केज में ब्रीड करता है बर्ड तो उनको हड्डियों में भी इशू आता है, उनको फैट का भी इशू होता है, तो उनकी प्रॉपर, कहने का मकसद प्रॉपर सेहत नहीं रहती उनकी। जब बर्ड की प्रॉपर सेहत नहीं रहती है तो वो सही परफॉर्म नहीं कर पाता है। इसलिए मैं जो पर्सनली करता हूँ, मैं छोटे केज में ही ब्रीड कराता हूँ, मगर जो ऑफ सीजन होते हैं 3 महीने में, उनमें बड़ी फ्लाइट केज में सारे बर्ड को फ्लाइट केज देता हूँ। तो वो जो उनका जो एक्सरसाइज नहीं, जो ब्रीडिंग सीजन के 6 से 7 माह होते हैं, उसका जो बर्डन होता है वो 3 महीने में मैं उनको फ्लाइट केजेस दे के, बड़ी बड़ी फ्लाइट्स मैंने कॉलोनी बनाई हुई है, उनमें उनको दे के उनको प्रॉपर एक्सरसाइज देता हूं। तो मेरी नज़र में अगर आपको बर्ड को प्रॉपर एक्सरसाइज देंगे, सेहत अच्छी होगी तो उससे भी डेड एंड शेल में कमी होगी। बेसिकली कम से कम मेरी नज़र में अगर आपके पास जगह का इशू है तो 3 बाय 1.5 का पिंजरा तो कम से कम ब्रीड के लिए होना चाहिए, जिससे इसकी सेहत भी अच्छी होगी और ब्रीड भी अच्छी करेगा। चले वीडियो का इख्तिताम करते हैं। तो लास्ट जो मेरी नज़र में मेरी नज़र में मुझे लगता है कि ये भी डेड एंड शेल का इशू हो सकता है, वो है गलत तरीके से अंडों की फर्टिलिटी चेक करना। मेरे समेत आप लोगों ने देखा होगा, अंडा उठाया, टार्च उठाई और ऐसे लगाया और चेक कर लिया। तो वही बात जो पिछले पॉइंट में भी मैंने की थी कि भाई इस अंडे में अल्लाह ताला ने 70,000 सुराख रखे हैं जिससे सांस लेता है, और पूरी एक लेयर इस पे होती है जो अंडे को कवर करती है। कुदरत का ये निज़ाम है। हम बार बार अंडों को उठा के टार्च से चेक करते हैं, वही हमारे हाथ गंदे होते हैं, जरासीम होते हैं। वो जो छोटे छोटे सुराख है उसमें से जरासीम का जाना एक आसान तरीका है जिससे अंदर पैदाइश से पहले ही बच्चा मर जाता है। अगर इसके हल की तरफ आए तो आसान सा हल है, सिंपल सा। अच्छी टॉर्च मिलती है बड़ी वाली, जिससे आप इजीली हर जगह अवेलेबल है। आप अंडे को हाथ से चेक ना करें, बड़ी टॉर्च के जरिए चेक करें और बार बार चेक ना करें। तो ये आज का टॉपिक था, जो थोड़े से पॉइंट मेरे जहन में थे तो वो मैंने आपसे शेयर किए। उम्मीद करता हूँ कि जो नए फैंसियर है, बड़े फैंसियर्स को तो ये सारी चीज़ें मालूम है, कुछ उम्मीद करता हूँ कि जो नए फैंसियर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। नवीद खान को इजाज़त दे। फी अमान अल्लाह।